नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी बोर्ड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे सीजी ओपन स्कूल का असाइनमेंट पहला, जो कि फरवरी मार्च महीने का असाइनमेंट है, वो गणित का कक्षा 10वीं का। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके पहले कि जो गणित का जो है, आप इसका असाइनमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी, आंसर भी आ चुके हैं यूट्यूब पर। मैं मानता हूँ मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आंसर आया है आपको उसमें डिटेल से समझा के बताया नहीं गया है। आंसर आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दे गया है या फिर 2-3 मिनट की वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है। कोई आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के नहीं बताया है। और कई इसमें तो मैं देखा हूँ कि बहुत बड़े एक यूट्यूब चैनल है, उनका एक आंसर भी गलत है। मैं बताऊँगा कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है वो भी बताऊँगा, और कैसे गलत है ये भी बताऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए कि देखकर सिर्फ लिखने पे मत जाइए, उस चीज़ को समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आप पेपर में क्या लिखेंगे। इस बार आपका पेपर आसान है। असाइनमेंट के थ्रू आप पास हो सकते हैं, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, तो उससे आप पास हो सकते हैं। लेकिन आप जीवन में कुछ सीखिए, खुद से कुछ नहीं सीखेंगे तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा वीडियो हमेशा लंबा होता है असाइनमेंट का, आप मेरे वीडियो पे जाके देख लीजिए। मैं कभी भी जैसे का वैसा आपको पीडीएफ फॉर्म या उस वैसा अवेलेबल नहीं करवाता हूँ। हर क्वेश्चन आपको समझा के बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि एक यूट्यूब चैनल ने कौन से क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है और कैसे दिया है। तो आप देखते जाइए आगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, हर का परिमेयीकरण करते हुए सरल कीजिए। तो चलिए, हर का परिमेयीकरण करना मतलब ये जो आया है हर में 4-3 × √5, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, उसको हम लोग प्लस में करेंगे। देखिए, तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन चालू करेंगे तो क्या होगा, 4 + 3 √5 और 4 - 3 × √5। तो इसका गुना करेंगे हम लोग किससे, यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो इसी माइनस चिन्ह को हम लोग प्लस करेंगे और कुछ चेंज नहीं करना है आपको। तो इसी को परिमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे और उसी चीज़ को नीचे में भी लिखेंगे, क्योंकि गणित बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखो दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल है। अब हमने ये लिखा तो इसके वैल्यू को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो सेम है और बटे में है, तो कैंसिल होके 1 आएगा, तो ये पूरा वैल्यू कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ ये दोनों सेम है, 4 + 3 × 5 √5 4, ये तो क्या सेम है, तो ए का गुना ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए 4 + 3 √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, माइनस प्लस का बस चेंज है। तो a - b और a + b, तो a - b और a + b क्या होता है आपका, a - b × a + b क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बीच में माइनस, और सेकंड टर्म आपका b क्या है, 3 है √5, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर + 2ab होता है कि नहीं। हाँ, तो उसको वैसे ही करेंगे। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 5 रूट का स्क्वायर प्लस 2 गुना, पहला कौन सा है, ए कौन सा है, 4 गुना दूसरा वाला कौन सा है, 3 √5। ठीक है, तो अब इस और बट्टे में 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और माइनस, देखिए अब इसमें 5 स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 5 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो यहाँ पे 9 है ना, तो ये ऐसा होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, प्लस यहाँ क्या होगा, देखिए 9 और 5 यहाँ पर भी होगा, है ना, 9 × 5 यहाँ भी होगा, प्लस 4 दूने 8 और 8 × 24,
और ये रूट का 5 है ना। और इधर बटे में क्या होगा 16, ये हो गया है माइनस 9 पंचे 45, 16 माइनस 45 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 16 है, 9 पंचे 45, 16 और 45 और प्लस 24 है ना। तो 16, 45 और 24 को आप जोड़ोगे तो वो आता है 85 और यहाँ पर आएगा आपका रूट 5। ठीक है। और बटे में आप देखिए 45 में से 16 घटा दीजिए तो वो आएगा 29 और 45 बड़ा है इसलिए यहाँ पर चिन्ह लगेगा माइनस का। तो यह आपका अंतिम लास्ट तक ये सरल हो गया है। अब इससे आगे इसको सरल करना अभी संभव नहीं है और उसके आगे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर x वाला है, यहाँ भी x वाला है, x वाले या y वाले का सेम कर दीजिए ताकि वो माइनस करने पर पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 3x है, 3x ये भी है, तो सीधा घटाने पर वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको किसी और चीज़ से एक्स्ट्रा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, एक ये क्या है समीकरण 1 दे देते हैं, और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमको क्या प्रक्रिया करने वाले हैं कि किसी में से किसी को भी घटा सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 में से मतलब 2 को पहले लिखेंगे, कौन सा ये वाला 3x माइनस वाई बराबर 9। एक में से घटाएंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसका, किसी से भी घटाओगे तो भी आंसर आएगा। तो ये हो गया पहला। दूसरे को घटा रहे हैं तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। अब घटा रहे हैं तो घटाने का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, यहाँ ये माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये वाले चिन्ह को ध्यान में देना है, ये चिन्ह को आपको भूल जाना है। आप ये कभी माइनस था अब प्लस हो चुका है। ठीक। अब 3x से 3x ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, है ना, माइनस y माइनस 4y, इसको भूल जाइए अब प्लस चिन्ह को। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 1 5y हो जाएगा बराबर। अब ये प्लस हो गया है तो 9 और 6 15 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर 15/5, तो कितना आएगा आंसर 3, है ना। तो y बराबर यहाँ पर देखिए, लेकिन ये जो 4 है ये बड़ा है, यहाँ पर माइनस का आएगा तो ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 3 आएगा। ये जुड़ेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो इसीलिए माइनस रहेगा, तो y बराबर माइनस 3। अब y बराबर माइनस 3 को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, उसमें रख दीजिए, को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा ये वाला था, y वाला, है ना, ये हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर y के मान को रखेंगे, y बराबर माइनस 3, तो क्या होगा 3x माइनस है और माइनस 3 है ना, y का मान माइनस 3 है बराबर 9। तो क्या होगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। तो 3x, अब 3 को उस तरफ बॉर्डर पर लेके जाएंगे हम लोग बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3, तो यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर 6/3, तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या आंसर आया है
x बराबर 2 और y बराबर -3 आपका आंसर है। ठीक है, यह है दूसरा क्वेश्चन। अब लेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 41 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उनके परिमापों का योगफल 36 सेंटीमीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भुजाएं ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दिया है दो वर्गों का योग, क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो मान लेते हैं हल में, माना पहले वर्ग की भुजा कितना है, a सेंटीमीटर है, a सेमी, तथा दूसरे वर्ग की भुजा b सेंटीमीटर है ना। ये हम लोग अपने तरफ से मान लिए। तो उसके कंडीशन के हिसाब से इसको देखिए, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो प्रश्न अनुसार जो प्रश्न हम बताया उसके हिसाब से क्या है कि क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो 41 आता है। तो पहले का क्षेत्रफल a स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल b स्क्वायर, और दोनों का योग कितना है, 41। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अभी दूसरा जो क्या बोल रहा है, यदि उनके परिमापों का योगफल, अब वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब चारों भुजाओं का योग होगा। तो उसके जो भुजा है उसको 4 से गुना कर देंगे। 4 भुजा रहते हैं ना और चारों समान रहते हैं, 4a और ये 4b उसका परिमाप हो जाएगा। पहले का परिमाप 4a, दूसरे का 4b, और दोनों का योगफल कितना है, 36 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सभी 4 से डिवाइडेबल है। देखिए सभी 4 से भाग जा रहे हैं, तो 4 से भाग दे देंगे तो यह बचेगा a, ये बचेगा b, और 36 को 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। तो अब इसी को हम लोग, अब यहाँ पर हमें देखिए a का मान ए बी प्लस इतना है, तो a बराबर अगर निकालने गए तो b उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये a का मान निकल गया। अब इस a के मान को हमें समीकरण 1 में रखेंगे। a बराबर 9 माइनस b को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, क्या होगा, एक a कहाँ है, ये देखिए a की जगह क्या आ जाएगा, 9 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 41, ऐसा होगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये देखिए इसको प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 9 गुना b, है ना, और फिर लास्ट में प्लस में b का स्क्वायर प्लस यहाँ b का स्क्वायर फिर से बराबर 41, ऐसा आएगा। तो ये 9 का कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 का स्क्वायर माइनस 9 दूने 18, 18 b हो जाएगा, और फिर b का स्क्वायर जुड़ के 2b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 41, समझ आ रहा है। उसके बाद संख्याओं को एक तरफ रख लीजिए और उसको एक तरफ रख लीजिए। तो मान लेते इसको 81 है, 41 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, है ना, फिर ये माइनस 18b, फिर प्लस 2b का स्क्वायर, और इधर कुछ नहीं है, इधर आ गया 0। अब देखिए ये जो स्क्वायर वाले उसको पहले लिखिए, 2
बी का स्क्वायर, उसके बाद बी वाला है 18b, मतलब चर और अचर वाले को जमा लीजिए आप ताकि इसको आगे सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए 81 में 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का आएगा 1 से गया 0 और 4 में 8 में 4 गया, ये हो गया 40 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 2, 18 और 40 सभी 2 से भाग जाते हैं, तो सभी को 2 से भाग कर दीजिए। ये 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये बी का स्क्वायर। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा 9b, प्लस 40 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये होगा 0। तो अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मध्य पद तोड़कर। तो ये 9 को आपको 9b को तोड़ना है, मध्य पद तोड़कर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, तो गुणा करने पर 20 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर आएगा वो। तो b का स्क्वायर माइनस, तो देखिए 20 कब आता है, कौन सा गुणे में आता है, 4 और 5 के गुणे में आता है। 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, तो कैसे लिखेंगे, b को बाहर लिखिए, 5 + 4 करने पर 9 आएगा। ठीक है, 20 को ऐसे लिखिए, मध्य पद को तोड़ना है 9 को तोड़कर, तो 4 + 5 बराबर 9 और 5 चौक 20 ऐसा है। ठीक है, तो अब b का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 5b, कोष्टक के बाहर गुना करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा 4b, फिर प्लस में 20। ठीक है, ये हो गया 0। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, b, तो b को बाहर लिखिए, b को बाहर लिखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1b, क्योंकि b का स्क्वायर है तो, और यहाँ से b बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब देखिए ये जो b - 5 है वो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पर b में से निकाल लेते, यहाँ क्या बचेगा 4 और ये होगा 0। ये हमेशा यहाँ पे अगर आपने सही से किया हो तो ये यहीं पे आता है। तो करके देख लीजिए, माइनस प्लस का गुना करेंगे तो ये -4 भी आएगा, माइनस माइनस प्लस का 20 है ना, ऐसा चेक करते जाइए। अब यहाँ पे क्या बचा है, b - 5, क्योंकि दोनों 2 बार है उसको 1 बार लिखिए, फिर b - 4 बराबर 0। तब इसको करेंगे तो b - 5 = 0 या फिर b - 4 = 0। तब तो इसमें b बराबर क्या आएगा, प्लस का 5, या फिर b बराबर क्या आएगा, प्लस का 4। अब b का मान, b को b बराबर 5 को समीकरण किस में रख सकते हैं हम लोग, ये कोई भी एक समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 में रखने पर क्या है, a + b का मान 5 है बराबर 9, तो a बराबर 9 - 5 बराबर 4। तो क्या होगा इसका आंसर, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग की है ना, पहले वर्ग a का मान पहले के लिए है, पहले वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और दूसरे की 5 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है पहला दूसरा, पहले का 5 दूसरे का 4, मतलब एक का 4 और दूसरे का 5 ऐसा है, पहला दूसरा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ आंसर या में आया है। अगर मैं इसके जगह 4 को रखूँ तो ये यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ऐसा है। तो एक का 4 है, दूसरे का 5 है, पहला दूसरा कुछ भी हो सकता है, ऐसा है इसका आंसर। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद है चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, प्रथम सविषम प्राकृत संख्याओं का योगफल
ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ लिखा है प्रथम 100, यहाँ तक ये नहीं बोला है कि प्रथम 100 तक। 100 तक का मतलब होता है 100 के आगे हमको नहीं जाना है, 101, 103, 105 पे नहीं जाना है, मतलब लास्ट नंबर जो होगा उसका 99 आएगा। अगर तक लिखा होता तो 100 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इसने क्या लिखा है प्रथम 100। मतलब जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, थोड़ा सा रफ में बताना चाहता हूं। अगर आपको लिखा होता प्रथम 5 विषम संख्या, ठीक है, बात को समझिए, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। प्रथम 5 तो क्या होगा, ये वो 1, 3, 5, 7 और ये ना हो गया प्रथम 5, कितने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है प्रथम 100, तो आप जैसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, वो काउंट आपका कहाँ तक जाना चाहिए 100 तक। अब वो 100 नंबर पे कौन सा अंक आएगा वो आपको नहीं पता है, समझ गए। अगर यही लिखा होता प्रथम 100 तक विषम, ठीक है, प्रथम 100 विषम संख्या और प्रथम 100 तक, तो 100 तक में आपको पता है 1, 2, 3 लास्ट जो आएगा आपका अंतिम वो 99 आएगा, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन वहाँ लिखा नहीं है, 100 तक लिखने में अंतर है और सिर्फ विषम लिख दिया है यहाँ पे, उस दोनों वाक्य बहुत अंतर है और दोनों का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो बात को समझने वाले, अगर प्रथम 100 तक बोला होता तो 1 से लेके आपका अंतिम जो आता अंतिम अंक, क्योंकि 100 तो सम संख्या है, तो 100 के पहले कितने कौन सा आएगा 99, जो कि विषम संख्या है, तो ये आपका आखिरी वाला नंबर होता है ये, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है जैसे कि प्रथम 5 तो 1, 2, 3, 4, 5, तो प्रथम 5 में आखिरी जो अंक आता है वो 9 आता है ना। तो प्रथम 100 विषम संख्याओं, अब 100 ऐसे आना चाहिए, ये 5 नंबर का हो गया, 6 नंबर पे क्या आएगा आपका 11, फिर 7 नंबर पे 13, फिर 8वें नंबर पे आएगा आपका 15, तो ऐसे ही आपका 100वें नंबर पे जो आएगा अंक, और सभी को जो जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, हमको ये पूछा गया है सवाल में, ठीक है। तो मैं इसको आपको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और इसी चीज़ को किसी यूट्यूबर ने गलत किया है और उसका आंसर जो है उसने ये समझ लिया है 99, प्रथम 100 तक समझ लिया है उस चीज़ को, तो प्रथम 100 तक नहीं है, वो 100 विषम संख्या है, मतलब उसका काउंट 100 तक जाना चाहिए लास्ट, तो 100वें नंबर पे जो अंक आएगा वो अंक होगा आपका अंतिम पद, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, प्रथम आपका आंसर यहाँ से लिखेंगे, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, संख्याएं क्या होगा आपका इस प्रकार से रहेगा, 1, 3, 5, 7, 9 ये जाएगा, हमको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है, ये पता नहीं है हमको। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, पदों की संख्या है, कितने पद है टोटल 100, लेकिन अंतिम पद आपका क्या है आपको पता नहीं है। जब आपको अंतिम पद पता ना हो और उसका योगफल निकालना हो, पदों का पूरा योगफल निकालना हो और अंतिम पद पता न हो आपको, तब आपके पास जो क्या 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 है, प्रथम पद a बराबर 1 है, ठीक है, और सार्वअंतर d बराबर मतलब 3 - 1 करेंगे, मैं करके 3 - 1 बराबर 2, ये सार्वअंतर हो गया। और पदों की संख्या दिया गया है आपको, कितने पदों का बोल रहे हैं 100, प्रथम 100 नंबर्स, पूरे 100 पद रहने चाहिए, है ना, प्रथम 100 नंबर, तो पदों की संख्या आपका यहाँ पे n बराबर 100 है, ठीक है। तो आपको योग निकालना है इस समांतर श्रेणी का, इस श्रेणी का आपको योग निकालना है, तो सूत्र होता है उसका, ये योग है ना, तो n/2, फिर उसको 2 × a
प्लस n-1 और ये d। ये कब काम करेगा आपका? जब आपके पास अंतिम पद आपको पता ना हो। तो अगर अंतिम पद आपको पता है तो उसका सूत्र थोड़ा अलग है। अगर आपको अंतिम पद पता नहीं है, यहाँ पर कौन सा आएगा लास्ट में, जो 100वां जो नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सूत्र लगा रहे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए n का मान कितना है, 100 है, 100/2, ठीक है। कोष्टक में 2 गुना a का मान कितना है 1, प्लस में n कितना है आपका 100 है, -1 और सार्वंतर d कितना है 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए 100 को 2 से भाग करेंगे आपका 50 आ जाएगा। 50 आपके गुना में रहेगा। इधर हम पहले कोष्टक को हल करेंगे। 2 एकम 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 में 1 गया 99, ठीक है, और 99 का गुना 2 से, ठीक। उसके बाद 50 इधर चल रहा है आपका, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 99 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक। उसके बाद 50 गुना 198 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब 200 को 5 दूने 10 है ना, और इसके 3 जीरो, तो ये आपका आएगा 10,000। इसका आंसर आएगा ओरिजिनल। अब इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमको अंतिम पद पता नहीं था तो अंतिम पद आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। जो आपका सूत्र होता है अंतिम पद निकालने का, उससे आप निकाल लीजिए। तो आप पहले क्या करोगे, ये आपका आंसर आ चुका है, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। मैं आपको अलग से इसका नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए अंतिम पद आप निकालने के लिए nth टर्म आपको निकालना है। यहाँ पर आपका अंतिम पद नहीं है ना n, तो आपको यहाँ पर जो 100वें नंबर का जो आएगा अंक वो कौन सा होगा तो वो निकालना है आपको। तो आप उसके लिए सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a क्या है 1 है, और n कितना है 100 है, -1 और यहाँ पे d कितना है 2, तो क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 2, है ना। तो 1 प्लस 99 को 2 से करेंगे तो 198, फिर कितना आ जाएगा ये 199। तो आपका जो 100वें नंबर पे जो अंक आएगा यहाँ पर देखिए, इस n के जगह जो अंक आएगा आपका 199 रहेगा। क्या होगा वो अंतिम जो आपका 100वें नंबर का पद रहेगा वो 199 रहेगा। अब आपको ये पता है तो आपका जो सूत्र होता है दूसरा वाला जो योग निकालने का वो होता है SN n/2 क्या होता है a प्लस l होता है ना, अंतिम पद, इसी को l भी बोलते लास्ट पद। तो n/2, n का मान कितना है आपका 100 है बटे 2, और उसके बाद a कितना है 1, और l लास्ट पद कितना है 199, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 50 गुना ये कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा 1000, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा एक ही बार का प्रोसेस है अगर आपको अंतिम पद पता ना हो। अब इस चीज़ को किसी ने गलत किया है, यहाँ पर उसको लगा है कि 99 कहाँ से उसने दिमाग लगाया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसका आंसर गलत है, ये राइट आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा, खाली देख के छापने पे मत जाइए, आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। तो अभी देखते हैं लास्ट प्रश्न है शायद, हाँ तो ये देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न है 30,000 रुपये का 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता हो। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन मतलब P बराबर कितना है 30,000, ठीक है। समय मतलब n बराबर क्या दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, दर, दर मतलब आर बराबर कितना दिया, 10%। ठीक है। अब जो होता है सूत्र होता है मिश्र धन निकालने का, ए बराबर क्या होता है, P 1 प्लस आर बटे 100 और होता है n, है ना। तो आप जो कुछ है आपके पास उसको रखते जाइए यहाँ पर। P कितना है, तो आपका P है 30,000, फिर 1 प्लस आपका R है 10% और नीचे में 100 और घात n, n जो है 3 है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। 30,000, उसके बाद ये 1 0 0 कट, 10 एकम 10 और 10 और 1 11, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए 10 प्लस 1 बटे में 10 और ये घात 3, है ना। और फिर आगे 30,000 आपका चल रहा है, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो 11 बटे 10 का घात 3, तो क्या होगा 30,000 का गुना 11 बटे 10, फिर 11 बटे 10, 3 बार है तो 11 बटे 10 3 बार आएगा। अब देखिए इसके 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दीजिए इसके, ठीक है, ऊपर में और नीचे में तो कट जाएगा। उसके बाद आप देखिए 11 का घन निकाल लीजिए। 11 का स्क्वायर तो होता है 121, 121 को आप 11 से और गुना करेंगे, यहाँ पर आपका 3 जीरो कट, यहाँ सिर्फ बचा है 30, 30 गुना कि इसको अगर आप गुना करेंगे 11 को 3 बार तो वो होता है 1331 होता है, और 1331 और इसको जब गुना करेंगे आप तो ये होता है 39,930। ठीक है, आप गुना कर लीजिए, ये हो गया आपका। तो आपका ब्याज जो निकालेंगे हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, ए माइनस पी करेंगे तो आपका ए कितना आया है, आंसर ये आया है। देखिए ए ही निकाल रहे थे ना हम, तो कितना आया है 39,930 माइनस आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,000, तो 30,000 माइनस कर दी तो कितना आएगा, ये आएगा खाली 9,930। ठीक है। अब दूसरा जो है साधारण ब्याज, आपको साधारण ब्याज निकालना है क्योंकि बाद में दोनों का अंतर निकालना है ना, इसीलिए साधारण ब्याज बराबर, उसका सूत्र होता है P गुना R गुना T भागित 100, है ना। तो P कितना है 30,000 है, गुना R कितना है 10 है, और T कितना है, ये है 3, तो आपका आ जाएगा 100, तो 100 में से इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ है ये 3 तिया 9, 9,000। तो दोनों के बीच का अंतर जो है, अंतर निकालेंगे आप लोग, तो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, है ना। तो क्या होगा ये 9,930 माइनस 9,000। अब 9,930 में से माइनस करोगे 9,000 को तो कितना बचेगा, खाली 930, तो इसका अंतर कितना है 930 का। तो ये हो गया दोस्तों सॉल्व। अगर आपको ये चीज़ PDF फॉर्म में चाहिए तो वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल सीजी बोर्ड नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे लिखिए, बोलिए कि आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं
तो मैं वहाँ पे आपको PDF फॉर्म भी अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही डिटेलिंग में गणित को सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं खाली सिर्फ दिखाता नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझा के बताता हूँ। तो आपको सीखना है खुद के लिए, खुद के लिए अगर आपको सीखना है, ना कि परीक्षा में पास होने के लिए, ना कि किसी, खुद के लिए अगर हर चीज़ को जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।